हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में वृत्त की परिधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने समझाया है उस तरीके से आप बहुत ही अच्छी और आसानी से समझ लेंगे वृत्त की परिधि से संबंधित सवालों को। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने के पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पर एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि वृत्त की परिधि और व्यास से संबंधित जो ये तीन सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का उपयोग करके हम जो है वृत्त की परिधि या त्रिज्या या व्यास की गणना आसानी से कर सकते हैं। और अगर एक से अधिक वृत्त है, दो वृत्त हैं, तीन वृत्त हैं, तो उन वृत्तों की परिधियों का भी अनुपात या रेशियो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। वृत्त की परिधि को समझने के पहले सूत्र और थोड़ी सी वृत्त से संबंधित जो अवधारणा है उसको भी हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। अगर हम वृत्त के संदर्भ में चर्चा करें तो वृत्त के संदर्भ में चर्चा करने का ये हमारा, जैसा कि मैं फिगर से स्पष्ट कर रहा हूँ, यह वृत्त का केंद्र है और इस केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से जो यहाँ तक कि एक निश्चित दूरी है चारों दिशाओं में, जिधर भी हम खींचेंगे, मान लीजिए यह जो हम लंबाइयाँ खींच रहे हैं यह सभी लंबाइयाँ इस केंद्र O से यह वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। यह जैसे OA हमने इसको नाम दिया, यह वृत्त की त्रिज्या है। यह O से हम B तक गए, यह भी वृत्त की त्रिज्या है। और फिर हम आगे चलते हैं, जैसा कि यह अगर C है, यह जैसे C है तो यह OC वृत्त की त्रिज्या है, यह D है, यह OD वृत्त की त्रिज्या है, और फिर यह अगर E है तो यह OE भी वृत्त की त्रिज्या है, और यह F है तो OF वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। यानी OA, OB, OC, OD, OE और OF यह सभी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वृत्त की त्रिज्याएँ एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएँ बराबर होती हैं। जैसे OA बराबर OC बराबर होगा OD बराबर होगा OE बराबर होगा OF के। यानी एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएँ होंगी वो सभी त्रिज्याएँ आपस में बराबर होंगी। और उसी तरह से एक वृत्त के जितने भी व्यास होंगे, जैसे केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा और वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। जैसे मान लीजिए वृत्त की परिधि पर बिंदु A है और यह बिंदु D है। इस A और D को मिलाने वाली रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है तो इस रेखा AD को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। इसी तरह से O से होकर के वृत्त की परिधि पर दो बिंदु E और B हैं। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु B है और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु E है। यह बिंदु E वृत्त के केंद्र O से होकर के जा रही है, तो इसलिए EB भी वृत्त का व्यास है। EC भी वृत्त, FC जो है यह वृत्त का व्यास है, और फिर DA भी वृत्त का व्यास है। तो यह सभी वृत्त के व्यास हैं। और जिस तरह से एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, उसी तरह से एक ही वृत्त के सभी व्यास भी आपस में बराबर होते हैं। ये सभी व्यास आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वृत्त के, एक ही वृत्त के सभी व्यास भी आपस में बराबर होते हैं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं भी जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और उसी तरह से एक ही वृत्त के सभी व्यास जो डायमीटर हैं वो भी बराबर होते हैं, व्यास भी बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर, और एक ही वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। और जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि एक वृत्त में जो है अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं और एक वृत्त में अनेकों व्यास खींचे जा सकते हैं। तो फिलहाल यह त्रिज्या और व्यास से संबंधित जो यह
विवरण हुआ बिंदुवार। जैसा कि आपने देखा कि ओए वृत्त की त्रिज्या है और ओडी वृत्त की त्रिज्या है। ओए और ओडी को जोड़ देने पर यह पूरा जो है एडी वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो यह व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हमारा त्रिज्या ओए 8 सेंटीमीटर है तो यह व्यास एडी 16 सेंटीमीटर होगा। अगर हमारी त्रिज्या ओए 10 सेंटीमीटर है तो हमारा व्यास जो है 20 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या का 2 गुना हमेशा व्यास होता है। तो फिलहाल इस तरह से आप देखें कि वृत्त की परिधि से संबंधित यह पहला सूत्र है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या, यानी वृत्त की परिधि सी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। यह अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या के आधार पर भी हम वृत्त के परिधि की गणना कर सकते हैं, और अगर व्यास दिया हुआ है तो व्यास का भी उपयोग करके हम वृत्त की परिधि सी बराबर पाई डी का उपयोग करके हम जो है इसको लगा सकते हैं। अगर वृत्त की त्रिज्या दिया है और व्यास पूछा जा रहा है तो त्रिज्या का 2 गुना कर देने पर हमें व्यास मिल जाएगा। अब बात करते हैं परिधि की। परिधि जैसे मान लीजिए हम ए से चलते हैं वृत्त की यह इस पर, और ए से चलते 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 हम एक समान त्रिज्या पर एक समान दूरी पर जो बिंदुपथ को मिलाने पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है, तो जो यह आकृति की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में जो हमारी लंबाई है, ए से हम एफ तक गए, एफ से ई तक गए, ई से डी तक गए, डी से सी तक गए, सी से बी तक गए और बी से होते हुए पुनः मैं ए पर पहुँच गया। तो यह जो घेरा है, जो हमें ये घेरा दिख रहा है, इस घेरे को ही हम वृत्त की परिधि या परिमिति कहते हैं। तो इस तरह से हम वृत्त के परिधि की गणना इन 2 सूत्रों का, पहले सूत्र और दूसरे सूत्र का उपयोग करके हम वृत्त के परिधि की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा एक सवाल है और इस सवाल को हम देखते हैं कि कैसे लगाया जाए। एक सवाल यह जो है हमारा पहला सवाल है वृत्त की परिधि से संबंधित। जो यह पहला सवाल है कुछ इस तरह का है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखें आप, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि की गणना करनी है तो परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। यह हमारा सूत्र हुआ। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। यह जो पाई है इस पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान है 21, तो हम यहाँ 21 रख लेंगे आर के स्थान पर 21, और उसके बाद 7 से इसको काट लेंगे, 7 तिरिक 21। 22 का 2 में गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 गुणा 3, 44 से 3 में गुणा कर लेंगे 132 सेमी। इस सेमी जो होगा वह वृत्त की परिधि होगी। तो जैसा कि आपने देखा जिस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अगर हम उसकी परिधि को नापेंगे तो हमें परिधि 132 सेंटीमीटर मिलेगा। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त के केंद्र O से 21 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि O से या यूँ लेते हैं, इधर हम करते हैं इसको। यह वृत्त का सेंटर O है, इस O से 21 सेंटीमीटर की हम दूरी पर कोई बिंदु A लेते हैं और A से यह हमारा 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, और इस बिंदु को स्थिर रखते हुए हम A से यहाँ तक चलते हैं और चलते 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 हम फिर यहाँ सर्किल के रूप में यहाँ आ जाते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ जाते हुए यह जो कुल लंबाई होगी, यह जो यहाँ से यहाँ तक हम चल रहे हैं, यह कुल लंबाई 132 सेंटीमीटर होगी। यही वृत्त की हमारी परिधि है। मान लीजिए ए बी सी से होते हुए हम फिर ए पर पहुंच गए, तो एक चक्कर की चली गई यही दूरी वृत्त की परिधि होगी। तो अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं और फिर उसको भी देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाए। ठीक है। एक दौड़ में एक चक्कर में
एक दौड़ में एक चक्कर में 110 मीटर 110 मीटर की दूरी 10 मीटर की एक दौड़ में एक चक्कर में 110 मीटर की दूरी तय की गई। 110 मीटर की दूरी तय की गई। इस ट्रैक का व्यास क्या होगा? इस ट्रैक का व्यास क्या होगा? अब हमें इस ट्रैक का व्यास ज्ञात करना है। एक दौड़ है, उस दौड़ में हम एक चक्कर कोई दौड़ रहा है और उस एक चक्कर को दौड़ने में 110 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो इस ट्रैक का व्यास क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं कि यह हमारा केंद्र O है और इस केंद्र O से हम यह एक निश्चित दूरी पर इस तरह से हम एक चक्कर यहाँ तक पूरा करते हैं। हम एक चक्कर यहाँ तक आ गए, ए से दौड़ते हुए, बी से होते हुए और सी से होते हुए हम यहाँ ए तक पहुँच गए। तो जो हमारा यह परिधि है, यहाँ से यहाँ तक जो एक चक्कर की दौड़ है, तो इस एक चक्कर की दौड़ जो है 110 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर का दौड़ जो 110 मीटर है, यह हमारी परिधि है। तो एक चक्कर का दौड़ बराबर 110 मीटर। एक चक्कर का दौड़ बराबर 110 मीटर, यानी परिधि हो जाएगा 110 मीटर। यह परिधि हमारा हो गया 110 मीटर। अब जैसा कि आप जानते हैं परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर हो जाएगा 110 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? हम 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर हो जाएगा 110। अब हम क्या करेंगे? 7 से तिरछा गुणा कर लेंगे और यह 2 गुणा 22, तो 2 गुणा 22 गुणे r बराबर 110 गुणा 7, 110 गुणा 7। अब हम r निकालेंगे तो 110 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको भाग दे लेंगे और जब भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 22 पच्चे 110, 22 इसमें भाग देंगे, 22 पच्चे 10 और 5 में 7 से गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। यह 17.5 सेंटीमीटर क्या हो गया? यह वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम व्यास चाहें तो व्यास की गणना आसानी से कर सकते हैं। व्यास बराबर होगा 2 गुणा r और यह हो जाएगा 2 गुणे 17.5 बराबर हो जाएगा 35 सेमी। यानी इस ट्रैक का जो व्यास होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यह कुल दूरी, मान लीजिए यह m है, यह कुल दूरी हमारी 35 सेंटीमीटर होगी। इस वृत्त का जो व्यास होगा, ट्रैक का जो व्यास होगा वो 35 सेंटीमीटर होगा, m से लेकर के a तक। तो व्यास हमारा हो गया 35 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो परिधि के आधार पर हम वृत्त की या तो त्रिज्या या तो उसका व्यास जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं एक तीसरे सवाल को और उस तीसरे सवाल को भी लगाते हैं। अब देखिए, यह एक सवाल है कि एक वृत्त की जिस वृत्त की परिधि जिस वृत्त की परिधि 15.7 सेमी है, जिस वृत्त की परिधि 1507 सेंटीमीटर है, उसका जिस वृत्त की परिधि 15.7 सेमी है, उसका व्यास क्या होगा? उसका व्यास क्या होगा? जिस वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास, पाई गुणा व्यास, यानी C बराबर है पाई गुणा d। अब परिधि हमारा 15.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर परिधि को रख लेंगे 15.7। पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान होता है 3.14।
1/4। तो हम पाई का मान 3.14 न रख करके मैं 22/7 ही रखता हूँ। तो 22/7 गुणा हो जाएगा डी, गुणा हो जाएगा डी। उसके बाद डी बराबर हो जाएगा 15.7 भागा 3.14। यहाँ पाई का मान जो 22/7 है, इसको हम 3.14 आसानी से रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा डी बराबर, या इसको यूँ भी कर सकते हैं 15.7 बराबर 3.14 डी। 22/7 की जगह 3.14 डी रख लिया हमने, यह 15.7 हुआ। उसके बाद डी बराबर 15.7 में 3.14 से हम भाग देंगे। तो 3.14 से जब भाग देंगे तो यह हमारा कुल आएगा 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर लगभग, या 5 सेंटीमीटर उसको पूरा भी मान सकते हैं आप। यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 314 का आधा जो है 157, 15.7 है, 3.14 यह हुआ, और यह 15.7 है। तो अगर हम 157 डायरेक्ट लें और 314 लें तो 314 का आधा 157 है, यानी यह जो होगा कुल सेंटीमीटर में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस वृत्त की परिधि जिसका 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के प्रश्न बड़ी आसानी से वृत्त से संबंधित हम लगा सकते हैं, या उनका जो है उपयोग कर सकते हैं, परिधि सूत्रों का उपयोग सवालों को लगाने में। अब एक सवाल हम और लेते हैं और उस सवाल को फिर लगाते हैं। 2 वृत्त हैं, अब हम 2 वृत्तों पर चलते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। परिधियों का अनुपात क्या होगा? परिधियों का अनुपात क्या होगा? परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। 2 वृत्तों की परिधियों 2 वृत्तों की जो परिधि है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं, माना पहले वृत्त की परिधि C1 बराबर 2πr1। दूसरे वृत्त की परिधि हम दूसरे वृत्त की भी परिधि ले लेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि C2 बराबर 2πr2। अब यहाँ पर मैं इसका उपयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ जाएं और उन प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले वृत्त की परिधि है, दूसरे वृत्त की परिधि है। अब यह परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो C1/C2 बराबर हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2। 2π कट जाएगा, बचेगा r1/r2। और जैसा कि आप देख रहे हैं यह त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 दिया है, तो यह हो जाएगा 2/3, यानी C1 अनुपात C2 बराबर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 वृत्तों की त्रिज्याएं या 2 वृत्तों का व्यास का अनुपात दिया है, तो उनकी परिधियों का जो अनुपात होगा वह त्रिज्याओं का अनुपात ही होगा। यानी जो त्रिज्याओं में अनुपात दिया है वही अनुपात उनकी परिधियों में भी होगा। हमें इसके कंपटीशन की परीक्षाओं में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मौखिक सवाल है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो उनकी परिधियों का अनुपात भी 2 संबंधित 3 ही होगा। अगर उनके व्यासों का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो उनके परिधियों का भी अनुपात 2 संबंधित 3 ही होगा। तो इस तरह से हम परिधि का अनुपात जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से लगाना
अपने समझ और विवेक और अपनी क्षमता पर निर्भर है। हम जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही हम सवालों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो फिलहाल अगर एक चक्कर में या 2 चक्कर में या 3 चक्कर में चली गई दूरी हमें ज्ञात करनी है तो हम वृत्त की परिधि निकालेंगे और कुछ ही तरह के भी प्रश्नों को लेकर के मैं हल करता हूँ। जैसे एक माना अगर हम कह लें कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर है। जो साइकिल है उस साइकिल के पहिए की त्रिज्या जो है 35 सेंटीमीटर है। 5 चक्कर में पहिए द्वारा 5 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। 5 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब जैसा कि हम जानते हैं त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर और परिधि बराबर हो जाएगा, हम पहले परिधि निकाल रहे हैं, परिधि बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी। जो भी परिधि होती है वह एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, बराबर हो जाएगा 2 पाई r और हम लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हम इसको आगे चलते हैं। 7 पचे 35, 22 पचे 110, दहा में 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। तो 5 चक्कर में जो चली गई दूरी होगी वह कितनी होगी? तो 5 चक्कर में चली गई दूरी, तो 5 चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 220 गुणा 5, बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 1100 सेंटीमीटर होगा। 1100 सेंटीमीटर जो होगा वह 5 चक्कर में चली गई दूरी होगी। जैसे हम त्रिज्या लिख लेंगे, त्रिज्या लिखने के बाद एक चक्कर में चली गई दूरी यानी परिधि निकाल लेंगे या 2 पाई r से, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 35 सेंटीमीटर, 7 पचे 35, 5 22 2, तो यह कुल हो जाएगा 5 दूनी 10 और 22 में 10 से गुणा करेंगे 220 सेंटीमीटर हमारा परिधि हुआ। तो यह एक चक्कर में चली गई दूरी है, जो 220 सेंटीमीटर है एक चक्कर में चली गई दूरी है। अब हमें 5 चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात करनी है, तो 5 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 220 सेंटीमीटर में हम 5 से गुणा कर देंगे, 1100 सेंटीमीटर जो होगी वह चली गई कुल दूरी होगी 5 चक्कर में उस साइकिल के पहिए के द्वारा। तो फिलहाल इस तरह से आपने देखा कि वृत्त से संबंधित इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए हम उन सूत्रों का उपयोग करके आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही और देख रहे हैं आप मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।